हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो जैसा कि आपको पता ही है कि एग्जाम धीरे धीरे पास आती जा रही है, हमारा स्कोर बढ़ नहीं रहा है। और दूसरी बात है, हमें अनुमान भी लगाना चाहते हैं कि हमारा सेफ स्कोर क्या होगा, मतलब कि इस बार कट ऑफ कितना हो सकता है। ठीक है, तो सेफ स्कोर तो मैं आपको थोड़ी देर बता दूंगा कि इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है बेस्ड ऑन प्रीवियस एग्जाम्स, है ना। प्रीवियस एग्जाम्स में कितना कितना कट ऑफ गया है, उसके बेसिस पे हम ये पता लगा लेंगे। और दूसरा सवाल आपका ये है कि हम स्कोर को कैसे बढ़ाएं। कई सारे बच्चे अभी ऐसा है कि मैं देखता हूँ कि 90-100 पे टिक रहे हैं, 90-100 के ऊपर, 110 के ऊपर नंबर जा ही नहीं रहे हैं। तो कैसे हम इस कट ऑफ तक पहुंच जाएं। ठीक है, क्योंकि ये आपको पता ही है, जो आपका टीयर 1 है वो क्वालिफाइंग है, टीयर 2 है उसकी बेसिस से आपकी मेरिट बनने वाली है। तो अल्टीमेटली आपको टीयर 1 को क्वालिफाई करना है, प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई ही करना है। तो हम क्या करें ऐसा कि हम क्वालिफाई करने की पोजीशन में आ जाए। ठीक है, इस वीडियो में ना मैं आपको पूरा रूटीन बताने वाला हूँ, पूरा शेड्यूल बताऊंगा कि आपको अभी से लेकर के एग्जाम होने तक क्या करना है। सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक हर चीज अगर आपने ढंग से अप्लाई कर ली, मेरा विश्वास करो, आप जहां भी आज खड़े हो आप कट ऑफ तक तो पहुंच ही जाओगे। तो एक बार ढंग से समझ लेना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, जो मैंने देखा है पिछले कई सालों में। जो बच्चे एंड मोमेंट पे अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, जो मतलब कुछ नहीं होते हैं, 25-30-40 दिन पहले जिनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन उन आखिरी के 25-30 दिन को या 40 दिनों को बहुत बेहतरीन तरीके से वो बुना लेते हैं और पूरी की पूरी गेम चेंज कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीजें अब मेरे को मालूम है तो मैं आपको बता सकता हूँ, है ना। तो पूरे वीडियो में एक रूटीन भी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेफ स्कोर की। हमारा सेफ स्कोर क्या है, मतलब कट ऑफ क्या हो सकता है। देखो सीधी सी बात है, आपको ये पता ही होना चाहिए कि जब भी कोई एग्जाम पर कट ऑफ निकल रहा है, मतलब हम सीजीएल की बात कर रहे हैं, तो कट ऑफ जो होता है ना, उसका सीधा कनेक्शन होता है नंबर ऑफ वैकेंसीज पे। अगर वैकेंसी बहुत ज्यादा है तो कट ऑफ डेफिनेटली नीचे जाएगा, और वैकेंसी कम है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा। अगर आप बात करें 2022 में, हम जब नया वाला पैटर्न आया तब से बात कर लेते हैं। 2022 में लगभग 35,000 वैकेंसी आई थी, बहुत बड़ी वैकेंसी थी। आज तक ऐसे के इतिहास में इतनी वैकेंसी कभी नहीं आई है। तो इतनी ज्यादा वैकेंसी होने की वजह से जो कट ऑफ गया था यूआर कैटेगरी का, वो था 114 नंबर, है ना। उसके अगले साल अगर अपन बात करें तो 2023 वाला जो सीजीएल हुआ उसमें 7500 वैकेंसी थी मात्र। तो 7500 वैकेंसी जब आई है तो कट ऑफ चला गया 150। तो इसका मतलब ये है कि वैकेंसी अगर अच्छी है तो कट ऑफ कम जाएगा। इस बार की जो अनुमानित वैकेंसी 17,000 समथिंग, 17,725 कुछ बता रहे हैं। एसएससी ने तो ऑफिशियली नहीं बताया, बट इतनी वैकेंसी है। तो 17,000 वैकेंसी के अंदर की पिछले साल से बहुत ज्यादा वैकेंसी दिख रही है, लगभग 2.5 गुना है। और 2.5 गुना वैकेंसी होने का मतलब है कि कट ऑफ डेफिनेटली नीचे जाएगा। तो मेरा अनुमान है कि 130 और 135 के बीच में ये आपका यूआर का कट ऑफ रहने वाला है ना। और अगर आप एक नंबर ही चाहते हैं तो आप उसको 132 के आसपास मान लेते हैं, जो आपका कट ऑफ रह सकता है वो अनुमानित 132 नंबर रहेगा। तो मान लो कि आप अभी 100 नंबर स्कोर कर रहे हो आउट ऑफ 200 या 90 पे ही रह रहे हो, तो ये जो गैप है आपको ये भरना है। तो ये 30-35 नंबर का जो गैप है, इसको अगर आप भरने में कामयाब हो जाते हो आने वाले 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, जितने भी दिन बचे हुए हैं, उन दिनों में अगर आप ये भरने में कामयाब हो जाते हो तो आप टीयर 1 क्वालिफाई कर दोगे और आप टीयर 2 में बैठोगे। ठीक है, और ये आप कैसे करोगे ये आपको यही बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको उस प्रोसेस को फॉलो करना है और आप खुद अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखोगे डेली बेसिस पे। ठीक है, एग्जाम की डेट को लेकर के बहुत सारी बातें मैं बता ही चुका हूँ वीडियो बना के अलग से, कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एसएससी की अपनी एक प्रोसेस होती है। कई लोग ये कह रहे हैं कि 9 सितंबर को एग्जाम होने वाला है, कई लोग कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर से या 3 अक्टूबर के बाद ही मतलब जो एग्जाम होगा, है ना। मैं आपको प्रोसेस बता चुका हूँ पूरा एसएससी का, कि एसएससी जब फॉर्म भरवाता है लास्ट डेट, वहां से फिर करेक्शन होता है। जब करेक्शन की डेट होती है वही लास्ट सबमिशन डेट मानी जाती है, क्योंकि उस दिन करेक्शन होकर के फॉर्म सबमिट हो जा रहे हैं। वहां से अगर आप देखेंगे तो एसएससी को काफी सारे काम करने होते हैं। अगर एसएससी को आपको एडमिट कार्ड इशू करना है, सेंटर अलॉट करना है, इसमें काफी टाइम लगता है। और ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है देखो जो कि एक रीजनल लेवल पे हो रहा है, ये ऑल इंडिया एग्जाम है, पैन इंडिया हो रहा है। ये भारत के लगभग हर शहर में एग्जाम का सेंटर होता है। तो ये इतने बड़े स्केल के एग्जाम होता है ना, उसकी प्रिपरेशन करने में समय लगता है, एग्जाम कंडक्ट कराने में तो लगता है समय, है ना। मैं कोई डेट के बारे में इसमें बात नहीं करूंगा, बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, तो उसको देख लेना। अब बात कर लेते हैं कि हमारा स्कोर कैसे बढ़ा है। भाई सवाल ये है कि हम अटक रहे हैं, हम 90 पे अटक रहे हैं, 100 पे अटक रहे हैं, हम ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, तो स्कोर हम बढ़ाए कैसे। देखो सीधी सी बात है, आज से एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, आप जितने भी महान लोग दिखोगे ना दुनिया में, जिन्होंने एक्चुअल में कुछ अचीव किया है, उनके पास में एक चीज कॉमन होती है, सिंगुलर फोकस। वो कभी भी मल्टीपल टास्किंग नहीं करते हैं। एक बार में एक काम को जब आप करते हो ना, तो संभावित है कि आप कम समय में अच्छा रिजल्ट निकाल जाओ। मैं व्यक्तिगत भी बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, अभी जॉब कर रहे हैं, उनको जानता हूं। अपने स्टूडेंट्स भी कोर्स में एनरोल्ड है। मैंने कई सारे बच्चों को देखा हुआ है कि उनका सेम यही हालत थी।
टीयर 1 के 60 दिन पहले, 50 दिन पहले नंबर आ ही नहीं रहे, लेकिन आखिरी समय को उन्होंने इतना अच्छा बुनाया, इतने अच्छे से यूटिलाइज किया कि उन्होंने अपना स्कोर एकदम से बढ़ा लिया और उन्होंने बड़े कंफर्टेबली कट ऑफ क्लियर किया है। आपको भी यही करना है, इस समय पे सिंगुलर फोकस बनाए रखना है। आप जब उठ रहे हो और जब आप सो जाते हो, ये दो घटनाएं आपके जीवन में डेली हो रही है, उठ रहे हो, सो रहे हो, इन दोनों के बीच का जो समय है ना, इसमें केवल एक ही चीज दिमाग में चलना चाहिए, एक लाइन चलना चाहिए, 3 वर्ड होना चाहिए बस, एसएससी सीजीएल एग्जाम, दैट्स इट। अगर आपके दिमाग में 24 घंटे यही चल रहा है, आपको सपना भी एग्जाम का आ रहा है, मेरा विश्वास करो आप कम समय में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो, कम समय में आप जो चाहो वहां पर अपने आप को ले जा सकते हो। इंपॉर्टेंट फोकस है, फोकस को आप अवॉइड नहीं कर सकते, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो क्या करना है, सिंगुलर फोकस है। अगर सिंसियरली एग्जाम के बारे में सोचा है, सिंसियरली ये डिसीजन आपने लिया है कि मेरे को एग्जाम क्रैक करने अच्छे नंबर से, तो भैया आपको इसी एग्जाम के बारे में सोचना है, कुछ नहीं सोचना। किसी की शादी हो रही है, किसी का मुंडन हो रहा है, कोई पैदा हो रहा है, कोई जा रहा है, छोड़ दो सब। तुम्हारा करियर है, तुम्हारी जॉब लगेगी, तुम कमाओगे, अपने घर वालों का ध्यान रखोगे, अपना ध्यान रख पाओगे, ठीक है। जो चीजें होती है, समाज है, दुनिया है, परिवार है, दोस्त है, होता रहता है सब, है ना, लेकिन तुम्हारा करियर इंपॉर्टेंट है, तो अपने करियर पर फोकस करना है। इसीलिए जो समय बचा हुआ है, पहली मेरी रिक्वायरमेंट है कि आपको ये करना है कि आप इस एग्जाम के बारे में सोचोगे, इसके अलावा आप किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचोगे। एसएससी सीजीएल एग्जाम के बारे में सोचेंगे, एसएससी सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में सोचेंगे और प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे वो बता देता हूँ। सबसे पहला काम क्या करना है, आप अगर 90-100 नंबर लेके आ रहे हो, तो आप जब उठ रहे हो और जब आप सो रहे हो, इन दोनों समय के बीच में आपको एक एक काम 1-1 घंटे के लिए करना है डेली, है ना। अगर आप 90-100 नंबर लेके आ रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कुछ ना कुछ प्रिपरेशन तो हो चुकी है, कुछ ना कुछ तो आपको आता ही है। अब जो भी आपने पढ़ लिया है ना, उसका रिवीजन करो डेली बेसिस पे। आपको कई लोग, आपने सुना होगा, कई लोग ये बोलते हैं कि वीकली रिवीजन करो, पूरा 6 दिन पढ़ो, 7वें दिन रिवीजन करो, सब बकवास है। अगर आपको स्कोर करना है ना, तो डेली रिवाइज करना पड़ता है। आपने जो कल पढ़ा है उसको आप आज रिवाइज करो सुबह, फिर जो पूरा दिन भर पढ़ लिया उसको रात को फिर रिवाइज करना है, और उसको अगले दिन सुबह उठ कर रिवाइज करना है। तो सबसे पहला काम, सुबह उठ जाओगे ना, उठते ही सबसे पहला काम करना है, 1 घंटा रिवीजन को देना है ना। अब रिवीजन करोगे कैसे, रिवीजन का मतलब बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि हम रिवीजन करें कैसे, हम रिवीजन में क्या करें। देखो, रिवीजन का मतलब ये नहीं कि आप रट्टा जो आपने पढ़ लिया उसको रट रहे हो, कभी भी रट्टा नहीं लगाते। आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, मान लो आपने कोई मॉक लगाया होगा, उस मॉक में एक क्वेश्चन निकल के आया जो आपको नहीं आया, उस क्वेश्चन को आपको केवल देखना है। मतलब उस क्वेश्चन को आपने कहीं या तो लिखा होगा कॉपी में, या आपके किसी बुक में होगा, या आपने फोन में स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कुछ भी आपने किया है ना, उस क्वेश्चन को आप देखो। आप रिवीजन कैसे करना वो बता रहा हूं, केवल देखोगे, उसका सोल्यूशन देखोगे एक बार बस। आपने जिस उस क्वेश्चन को जब पहली बार जिस माइंडसेट से समझा था, उसी माइंडसेट को आपको रिपीट कर लेना एक बार, सिर्फ एक बार, और खत्म हो गया, ठीक है। तो रिवीजन का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपने पढ़ रखा है सबको एक एक बार देख लिया, एक नजर मारी, हटा दिया। कोई कॉपी आपकी बना रखी है, आपने इंग्लिश के रूल्स लिखे हुए हैं, कोई वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं, एक बार देखा ये है, इसका मतलब ये होता है, बस पन्ना पर रट लिया, खत्म। रटना नहीं है रिवीजन। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि उसको बैठ के रट रहे हैं। रिवीजन का मतलब ये होता है कि उसको बिल्कुल नेचुरल तरीके से, जैसे आपने पहली बार उसको पढ़ा था, बस वैसे ही एक बार देख लिया है और आगे बढ़ गए। तो 1 घंटा में जितना भी रिवीजन हो रहा है आपका सुबह सुबह का, जब भी आप उठे हो, कुछ मत करो, मैं कहता हूं 1 गिलास पानी भी मत पीना, उठते ही रिवीजन करने बैठ जाना, बस उठो, कॉपी उठाई, रिवीजन कर लिया, 1 घंटा सिर्फ रिवीजन करना। ये पता है इतनी ताकत आपको देगा ना, जब आप रिवीजन ढंग से करते हो ना दोस्तों, इसकी पावर कोई समझता ही नहीं है। बच्चे सोचते हैं हमने सिलेबस खत्म कर लिया, हमने ये कोचिंग कर लिया, हमने वो, दुनिया भर के कोर्सेज खरीद लेते हो, बट आप फोकस कभी रिवीजन पे तो करते ही नहीं। आपकी असली स्ट्रेंथ तो वही है। एग्जाम के अंदर इतना सारा आ रहा है, इतना सब कुछ आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको वो चीज कंसोलिडेट करना पड़ेगी माइंड में, वो इतना आसान नहीं होता है। तो रिवीजन 1 घंटा सुबह किया, और 1 घंटा रात को सोने से पहले, मतलब जब भी आप सोने वाले, आपको पता है 1 घंटा बचा हुआ है, उस आखिरी के 1 घंटे में भी आपको रिवीजन ही करना है। तो ये 2 समय आपका रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपने पढ़ लिया है उसको आपको कंसोलिडेट करना माइंड में, समझ में आया। ये रिवीजन हो गया सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब आया इसके बाद में दूसरी चीज क्या करनी है, आप एक टाइम स्लॉट डिसाइड करो। जैसे कि आपको पता ही है कि आपको जो एग्जाम होगा वो 10 से 11 होता है, फिर 1 से 2 होता है, 4 से 5 होता है ना। दोपहर में 2 बार स्लॉट होते हैं, अलग अलग शिफ्ट होती है, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। तो आप डिसाइड कर लो, 11 से 12 कर लो या 1 से 2 कर लो, जो भी आपको ठीक लगता है। एक मॉक टेस्ट डेली लगाओ, किसी भी कीमत पे डेली लगाओ। और ये मॉक टेस्ट इसलिए नहीं लगाना है कि हमको ये देखना है कि कितने नंबर आ रहे हैं, कभी भी ये काम नहीं करना है। मॉक टेस्ट कभी भी नंबर्स के लिए नहीं लगाना है।
मॉक टेस्ट लगाना है एनालिसिस के लिए, मॉक टेस्ट लगाना है इसलिए ताकि हमको हमारे लूप होल्स पता चले, हमको ये पता चल जाए कि हम कमजोर कहां पड़ रहे हैं। ठीक है, वो ज्यादा बड़ी चीज है, हमको ये पता चलना चाहिए कि हमको कहां पे इंप्रूव करना है। तो मॉक टेस्ट जो लगाना है ना बहुत जरूरी है। एक स्लॉट आप डिसाइड कर लेना, 10 से 11 हो सकता है, 1 से 2, 2 से 3, जो भी आपको ठीक लगता है, 1 घंटा। मॉक टेस्ट जब तुम लगाओगे ना तो ऐसे नहीं कि बिस्तर में लेट गए मोबाइल लेकर के या लैपटॉप लेकर के वो कर रहे, नहीं। एग्जाम में जैसे आप बैठोगे वैसे बैठना, जैसे एग्जाम में बैठोगे कमर सीधी करके बिल्कुल फोकस होकर के 1 घंटा डेडिकेटेडली सिंसियरली मॉक लगाना है। और मन में जब मॉक लगाओगे ना, मन में ये सोच लेना, पहले पहले एक दिमाग में थॉट बना लेना 1-2 मिनट के लिए कि बस ये मेरा फाइनल एग्जाम है, ये जो एग्जाम में दे रहा हूँ ये आखिरी एग्जाम है, बस और यही एग्जाम है और मुझे अपना 100% देना है। मुझे कितने स्कोर करना है ये नहीं बोलना है, मुझे इसमें 100% देना है अपना, मुझे जितना आता होगा ना उसको एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना है। तो ये जब आप सोच के करोगे ना, मतलब आप एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो जब अपने आप के लिए, तो कहीं ना कहीं उस एग्जाम की प्रैक्टिस आप डेली कर रहे होते हो। इसका फायदा आपको ये मिलेगा कि जिस दिन एग्जाम होगा ना उस दिन आप काफी कंफर्टेबल रहोगे। इस चीज की कोई प्रैक्टिस करता नहीं है, पर ये बहुत हेल्प करेगा आपको। तो एक मॉक डेली लगाओगे पूरी ईमानदारी से 1 घंटा निकाल करके, और ऐसे मॉक देना जैसे कि आप एग्जाम दे रहे हो, उस थॉट के साथ देना कि मेरा एग्जाम है। ठीक है, नंबर क्या आते हैं उसकी टेंशन मत लेना, नंबर तो बढ़ जाएंगे तो। ठीक है, तो मॉक देना है, उस मॉक का अच्छी तरह से फिर एनालिसिस करो। जो आपने मॉक लगा दिया, पूरा मॉक हो गया, अब इस मॉक का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले एनालिसिस में आप करते क्या हो ये बताओ। सबसे पहले क्या करना है ना, वो क्वेश्चंस को हटा देना है जो आपने बड़े आराम से सॉल्व कर दिए, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ है। भाई जो क्वेश्चन आप कर पाए, आपने कर ही लिया ना सॉल्व, तो उसमें क्या देखना, फिर उसको तो हटा दो साइड में। तो वो क्वेश्चन मार्क कर लो, या तो कॉपी ले लो, वहां पर एक क्वेश्चन नंबर लिख लो सारे, है ना, या फिर वो क्वेश्चन लिख लो जो कि आप नहीं कर पाए। तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को हटा देना है जो हम बड़ी इजीली सॉल्व कर पाए, जिसको हम आराम से पार कर गए, क्योंकि वो हमारी ताकत है, हमारा स्ट्रेंथ है। हाँ ठीक है, अब बचे वो क्वेश्चंस जो कि आपको परेशान कर रहे थे। उसमें 2 कैटेगरी है क्वेश्चंस की। पहली कैटेगरी वो है जो क्वेश्चन आपको आए ही नहीं है, मतलब कि आपको आपके सपने में भी आप सोच नहीं पा रहे थे कि भाई इसका आंसर क्या हो सकता है, या तो आप सॉल्व नहीं कर पाए, आपको आंसर नहीं पता, तो कुछ भी नहीं पता था। तो एक कैटेगरी तो वो हो गई। दूसरी कैटेगरी वो हो गई जो आपको क्वेश्चंस आते थे, आप अटेम्प्ट तो कर रहे थे, लेकिन अटेम्प्ट करते करते आप उसको गलत कर दे रहे थे या फिर सॉल्व ही नहीं कर पा रहे थे। मतलब कि एक अप्रोच तो आपके पास में थी, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की सिचुएशन में आप थे, लेकिन उसको अंजाम तक आप पहुंचा नहीं पाए। तो ये सेकंड कैटेगरी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी आपके लिए। तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। मतलब अगर आप क्वांट की बात करें तो वो कौन सा सब टॉपिक है जिसकी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आप अटेम्प्ट तो कर पा रहे हो लेकिन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। आपको सबसे पहले इन्हीं को टारगेट करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लगभग 1.5-2 घंटे जाते हैं एनालिसिस में किसी मॉक टेस्ट के, और ये बहुत रेलेवेंट होते हैं। तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत बढ़िया तरीके से करना हमेशा। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगला स्टेप क्या है। एक मॉक आपने लगा दिया, 1 घंटा मॉक में चले गए, 2 घंटे एनालिसिस, 3 घंटे चले गए। तो 3 घंटे तो आपके मॉक और एनालिसिस के हो गए, और 1-1 घंटा आपका रिविजन का, ये हो गए 5 घंटे। 5 घंटे का काम मैंने आपको दे दिया। इसके बाद आते हैं सब्जेक्ट पे। अब बाकी के टाइम पे आप क्या करोगे। बाकी के टाइम पे ना दोस्तों, 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, क्वांट और रीजनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप एक चीज समझना कि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि हाईली स्कोरिंग होता है। देखो, आप जब भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या इसी एग्जाम की बात करें, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप क्या करोगे पहले, या कोई भी काम करते हो आप, तो आप क्या करते हो, आप उस काम को पहले करना पसंद करोगे ना जिसमें आप ये इंश्योर कर पा रहे हो कि यार मेरा कंफर्म हो रहा है इसमें इतने नंबर। मतलब ये हुआ कि आप वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे ना जहां पर आप ये इंश्योर कर पा रहे हो कि मैं इसमें फुल मार्क्स स्कोर करने की सिचुएशन में हूं। क्वांट और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है जहां पर आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और ये चीज, ये इफेक्ट जो है ना आपको टीयर 2 में देखने को मिलेगा। जब आप टीयर 1 क्रॉस कर जाओगे तो टीयर 2 के अंदर जब आप जाओगे तो वहां पर इसका इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा कि क्वांट और रीजनिंग 30-30 नंबर के 2 पेपर आ रहे हैं, और 180 नंबर टोटल होता है ना। 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं, 30-30 क्वेश्चन आते हैं 180 नंबर के, और ये बहुत क्रूशियल होते हैं। मैंने पिछले साल भी देखे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे फुल स्कोर किया जिन्होंने, मतलब फुल मार्क्स लेकर आए, और ये आते हैं इसमें क्योंकि दोनों सब्जेक्ट स्कोरिंग है। तो आपको ये फोकस करना है कि यार क्वांट और रीजनिंग दोनों को मिला करके कैसे भी करके मैं फुल मार्क्स स्कोर कर लूं। अगर फुल नहीं भी कर पा रहे हो, 100 में से 95 की पोजीशन पे आप आ जाओ। अगर 100 में से 95 आप ले आते हो ना, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन पे हो आप। फिर आप बच करके आपका 30-35 नंबर आपको और जोड़ना है, और कितने टोटल 100 में से 30-35 और लाना है। तो वो कंपेरेटिवली आसान हो जाता है, क्योंकि 100 में से 30-35 नंबर लाना इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पर अगर आपने ढंग से काम कर लिया क्वांट रीजनिंग में, तो आप कहीं ना कहीं उधर की जर्नी अपनी आसान बना लेते हो।
तो कोशिश क्या करना है, क्वांट रीजनिंग पे। तो जब आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी करोगे ना, तो इस चीज का ध्यान रखना कि हम जो मॉक का एनालिसिस कर रहे हैं तो वहां पर क्वांट और रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमको ज्यादा तंग कर रहे हैं, उस पर पहले फोकस करना और उनको इंप्रूव कर लेना। और जो क्वेश्चन आप मॉक में नहीं कर पा रहे हो उसको ध्यान रखना, उसको आप कॉपी में जरूर लिखना। सॉरी, ऐसे कई सारे क्वेश्चन होंगे ना आपके जो आप मॉक में नहीं कर पाए, क्वांट का रीजनिंग का है, अगर आपसे नहीं कर पाए हो या आपको परेशान कर रहा है या वो आपने अटेम्प्ट किया लेकिन गलत कर दिया, तो वो जो मिस्टेक आपने की है, वो जो गलत किया उसको भी एडिटिव लिख देना, क्योंकि ये मिस्टेक आप लोग को रिपीट नहीं करना है एग्जाम में। समझ में आई बात? तो ये जानना बहुत जरूरी था। क्वांट रीजनिंग को फोकस करो, 95 स्कोर करो टारगेट, ठीक है, और वो हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आपको करना है, वो है रीडिंग, कम से कम आधा घंटा और हो सके तो 1 घंटा डेली। देखो रीडिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको टॉपिक का नाम बताता हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि रीडिंग जो हेल्प करेगा वो कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस में करेगा इंग्लिश में, लेकिन आप समझने की कोशिश करो, जब आप रीडिंग लगाते हो ना तो क्वांट के सब्जेक्ट होते हैं, क्वांट के बहुत सारे टॉपिक्स है। कौन कौन से? हाइट्स एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्पीड टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, और ऐसे 2-3 टॉपिक्स और हैं। मतलब लगभग 7-8 टॉपिक्स क्वांट के हैं, जिसमें जो क्वेश्चन आता है ना वो 4 से 5 लाइन का आता है। मतलब एक सवाल जो आएगा वो 4-5 लाइन का आता है इन टॉपिक्स में। जैसे आप देखोगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का होता है, मिक्सचर एंड एलिगेशंस का, पाइप्स एंड सिस्टम्स, बोट स्ट्रीम्स, ये टॉपिक्स ऐसे हैं। हाइट्स एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन भी बहुत बड़े बड़े आते हैं। 4-5 लाइन का जो क्वेश्चन होता है, उस एक क्वेश्चन को पढ़ने में कुछ समय चला जाता है। और मान लो अगर आपने इन क्वेश्चन को एक बार में ढंग से नहीं पढ़ के समझा, तो आप वापस से उसको पढ़ोगे तो आप कितना टाइम अपना बर्बाद कर दोगे। तो कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी इंप्रूव करना बहुत जरूरी है किसी भी कंटेक्स्ट में एग्जाम में। तो केवल बात इंग्लिश की नहीं है, अगर आपको क्वांट के अंदर भी टाइम बचाना है, ये टॉपिक सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूं ना, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस है, हाइट्स एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पाइप्स एंड सिस्टम्स, इन सबको मिला लोगे तो अच्छा खासा वेटेज होता है। और क्योंकि ये क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ने में समय ज्यादा जाता है, तो अगर जिस बच्चे की कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी बहुत अच्छी है, एक ऐसा बच्चा जो कोई भी चीज को पढ़ता है और पढ़ के तुरंत समझ जाता है कि ये क्या पूछ रहा है, वो बच्चा उस क्वेश्चन को जल्दी ना सिर्फ पढ़ लेगा बल्कि सॉल्व भी जल्दी कर देगा। ठीक है ना? तो आप समझो कि कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी आपको क्वांट के अंदर भी कितना हेल्प कर रही है। तो इसको गलती से भी इग्नोर मत करना। आपको डेली रीडिंग करना है 30 मिनट से लेकर के 1 घंटा। अगर आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है तो आप ये काम कर सकते हो कि आप कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस की जो आती है, बुक्स आती है, वो आपके पास स्टडी मटेरियल होगा, वहां पर चले जाओ, उसको उठा लो और उसको कर लो अच्छे से, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। ठीक है, बट इसको हल्के में नहीं लेना। अपने को कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी भी इंप्रूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने को इंग्लिश की अगर बात करें तो आपको आपके बहुत सारे एरियाज है, मतलब आपको क्लोजेट टेस्ट में काम आएगा, पैराजम्बल्स में काम आता है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में काम आता है। ठीक है, तो काफी हेल्पफुल होगा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। तो रीडिंग करने से आपकी ग्रामर भी इंप्रूव होती है, ऑब्वियसली वोकैबुलरी इंप्रूव होती है। तो रीडिंग करना 1 घंटा हो, ठीक है। और जितना बताया ना, देखो इसको सिंसियरली कर लेना जितना मैं। इसके अलावा अगर आप कह रहे हो कि क्वांट के ऊपर अलग से स्ट्रेटेजी बनाई जाए, या इंग्लिश के ऊपर, या जीए, या करंट, या फिर आपका रीजनिंग है, तो उसके लिए भी एक वीडियो अलग से आएगा अभी, तो आप उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, है ना। कल इंग्लिश के ऊपर ले आऊंगा तो इंग्लिश का बता दूंगा, इंग्लिश में आपको इंप्रूव कैसे करना है स्कोर। बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा विश्वास करो, मैंने देखे हैं ऐसे बच्चे जो 90-100 नंबर ला रहे थे, लेकिन अगले 50 दिन में उन्होंने कट ऑफ क्लियर कर दिया कम से कम। तो ये विश्वास तो पैदा करो कम से कम अपने अंदर। अपने आप को ऐसा मत सोचो कि 90-100 नंबर आ रहे तो भी जिंदगी खत्म हो गई है। मैं देखता हूँ कोई बच्चे कमेंट में लिख देते हैं, कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर मेरे तो 100 नंबर ही आ रहे हैं, मैं क्या करूं। तो कई लोग कमेंट में आके लगे थे तुम तो अगली बार देना एग्जाम, छोड़ दो एक बार। कोई डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल जंप मार सकते हो। आपको बस अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करना है, फोकस हो जाओ एक जगह बस, ठीक है ना। जो पॉइंट मैंने बताया उनका ध्यान रखना बस, है ना। और इसके अलावा अगर आप जेएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपना कंप्लीट स्टडी मटेरियल है स्टैटिस्टिक्स का, एक पेपर होता है सीजीएल में टीयर 2 का पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स, वो आपको देना होगा। और आप जेएसओ और एसआई ग्रेड 2 के लिए तैयारी कर रहे हो, जेएसओ में 725 वैकेंसी है, एसआई ग्रेड 2 में 85 वैकेंसी है। तो वैकेंसी काफी अच्छी है इस बार, और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जेएसओ और एसआई ग्रेड 2 के लिए ना कंपटीशन ना के बराबर होता है। तो टीयर 2 में अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो, थोड़ा सा अच्छा पढ़ लेते हो स्टैटिस्टिक्स को, तो कहीं ना कहीं आपको एक एज मिल जाता है और एक पोस्ट आपको मिल जाती है। तो अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है, वहां से आप ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।